नमस्कार दोस्तों। क्या इस देश में नफरत को पनपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी राजनीति करती है, इतनी साजिश रचती है कि दंगे फसाद हो जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार, पाकिस्तान की सरकार से भी गई गुजरी है, जहां अल्पसंख्यकों के हक को सुनिश्चित करना वहां का धर्म है? और क्या भारत की सरकार एक राष्ट्रीय पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है और एक देश को आजादी दिलाने और बनाने वाली पार्टी है, उसकी एक यात्रा को बदनाम करने, रोकने के लिए हर साजिश रचती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को, लोकतंत्र के मंदिर को राजतंत्र बना दिया है, राजतंत्र का राजदरबार बना दिया है? क्या इस देश में जाति धर्म के नाम पर जिस तरीके से नफरत पनपाई जाती है, उसमें दलितों, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को गुलाम बना के रखने की योजना है? क्या है यह सब? इसी विषय पर आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर चल रही है कि कैसे न्याय दिया जाए। बहरहाल, पहले एक घटना से जिक्र करूंगा। मुरादाबाद, जहां पर उत्तर प्रदेश का या राम राज्य है, डबल इंजन की सरकार है और न जाने क्या क्या कहा जाता है, उस मुरादाबाद में बजरंग दल के एक नेता ने अपने लोगों के साथ मिलकर के एक गाय को काटा और काटने के बाद उस गाय के टुकड़े तमाम जगह फेंकने थे, जिससे कि पूरे शहर में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काए जा सके। इसके लिए कुछ मुस्लिम्स का यूज किया गया और उस पूरे उसमें जो 5 लोग जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, उनमें 2 लोग मुस्लिम भी रखे गए। वो इसलिए रखे गए क्योंकि उसके बाद में उन्हीं दोनों को दिखाना था, उन्हें ही कबूल करना था और फिर मुस्लिमों पर हमले होने थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की साजिश रची जाती है। बहरहाल, वो पकड़े गए तो यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति में यह बात सामने आई और सारी साजिश का खुलासा हो गया। चलिए, धन्यवाद देता हूं मैं वहां की पुलिस का कि उसने भाजपा की साजिश का खुलासा कर दिया। लेकिन यहां पर इसी तरह की स्थिति होती है। जाति धर्म के नाम पे दंगे फसाद कराने का ये पूरी जो साजिश होती है, उसी साजिश का एक हिस्सा बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जमीन हथियाने के लिए तमिलनाडु में 2 गरीब किसानों को, दलित वर्ग से वो किसान थे, उनको ईडी का नोटिस भिजवा दिया और उन्हें ईडी ने तलब कर लिया। अब आप समझिए, जमीनें कब्जा करने के लिए भी ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद में यह जानकारी उन लोगों ने, एक दलित वर्ग के आईआरएस ऑफिसर थे जो परिचित थे, उन्होंने उन्हें बताया, ईडी का नोटिस दिखाया। उन्होंने कहा है आपको क्यों? तो उन्होंने पूरी घटना बताई कि किस किस तरीके से हम 2 भाइयों की जमीन है, इसे भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े पदाधिकारी हैं और ये कब्जा करना चाहते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और है क्या। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, यह पूरी साजिश रच के उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई। तब उस इनकम टैक्स के ऑफिसर ने एक चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को और वित्त मंत्री को कि इस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो नोटिस की कॉपी लगा करके भेजी, उचित माध्यम से भेजी, ईडी के डायरेक्टर को भी कॉपी करी। अब आप सोचिए, जब यह हो रहा हो तो होता क्या है? उस इनकम टैक्स के ऑफिसर को, आईआरएस ऑफिसर को रिटायरमेंट के 1 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? क्योंकि उस
निर्मला सीतारमण के बड़े खास उस भाजपा नेता जो जमीन कब्जा करना चाहता था, क्योंकि ईडी निर्मला सीतारमण के अंडर आती है, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अधीन के उस अफसर को निलंबित कर दिया। आप समझ सकते हैं, उसकी पेंशन रुक जाएगी, उसकी तमाम सारी चीजें रुक जाएंगी और वो खाली हाथ घर जाएगा रिटायरमेंट होने के बाद। मुकदमा झेलेगा, जो भी कुछ करेगा, जांच झेलेगा, वो आप समझ सकते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी नीति है और यह उनकी दलित प्रेम। तो मैंने आपको एक बताया कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमला होता है, किस तरीके से दलितों पर हमला होता है। इसी तरीके से कमोबेश जमीन हड़पने के लिए मध्य प्रदेश में एक घटना होती है और वहां पर इसी तरह तंत्र का इस्तेमाल होता है। कमोबेश ऐसी स्थिति एक झारखंड की भी है। झारखंड में जिस केस में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, वह जमीन वास्तव में साम्राज्य की जमीन थी जो किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती थी और वो ऐसी जमीन थी जिस पर किसी का मालिकाना हक नहीं हो सकता है। बावजूद इसके पूरा खेल रचा गया क्योंकि उस जमीन पर निगाह भारतीय जनता पार्टी के नेता की थी और हेमंत सोरेन की सरकार में इसकी शिकायत की गई थी कि वो भाजपा का नेता कब्जा करना चाहता है, तो उन्होंने उसे बचवा दिया। उसमें फंसाया गया ईडी के थ्रू और उसमें गिरफ्तारी हुई है। 8.5 एकड़ की जमीन, खेल समझ सकते हैं। तो इस तरीके से तो दलित हो गया, आदिवासी हो गया, मुस्लिम हो गया। जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमें आता है कि पड़ोस में पाकिस्तान में तो बहुत बुरी हाल हो रहे होंगे अल्पसंख्यकों के। तब मैंने पता किया तो पता चला वहां जो 342 सीटों की संसद है, उस संसद में 10 सीटें बगैर चुनाव लड़े हिंदुओं के लिए रिजर्व है। हिंदुओं के लिए कि नहीं, 10 सांसद हिंदुओं के रिजर्व हैं, बाकी जो जीत के आएंगे वो अलग है। अब आप इससे समझिए। दूसरा, वहां पर महिलाओं को लेकर भी है, वहां पर 60 सीटें महिलाओं के लिए भी रिजर्व। यानी इतनी वहां पर लिंग का भेद और अल्पसंख्यक का भेद खत्म करने की कोशिश की गई। उनको एक विशेषाधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, उनकी छीन लो, उनकी मस्जिद छीन लो, उनके और चीजें छीन लो, उनके ऊपर हमले करो, मॉब लिंचिंग करो और न जाने क्या क्या। इस तरह का खेल चल रहा है। इस तरह के जब खेल चल रहे हो तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होता है कि आखिर हो क्या रहा है। जब इस देश की राजनीति, इस देश की स्थितियों को हम देखेंगे तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है और इस तरह की घटनाएं होती है और उसके बाद में बजट पेश किया जाता है, दूसरी चीजें होती हैं, तब तमाम तरह के खेल बताए जाते हैं। बजट में आपको पता ही है कि जो कहे वो सही, न कोई खाता न बही, मोदी जी कहे सही। तो वो स्थिति हो गई है। अब वो हो गई है कि आंकड़ों को किस तरीके से छिपाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से झूठी जीडीपी की ग्रोथ दिखाने के लिए पूरा गेम किया जाता है, जबकि हिंदुस्तान की जो नियोजित क्षेत्र का श्रम बल है उसकी अपेक्षा अनियोजित क्षेत्र का श्रम बल ज्यादा बड़ा काम करता है और हिंदुस्तान की 80% आबादी उस अनियोजित क्षेत्र में काम करती है, जिसका कोई जिक्र नहीं, जिसके आंकड़े नहीं, जिस पर कोई काम नहीं हो। तो इस तरह से झूठ परोसा जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे से बाहर निकाल दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि इतनी बुरी स्थिति है देश में कि 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज खिलाना पड़ रहा है, मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है जीने के लिए। अब आप बताइए, यदि आपने 25 करोड़ को उस रेखा से, गरीबी से बाहर निकाल दिया है, तो यह हालत क्यों है? क्योंकि आपके आंकड़े झूठे हैं, आप झूठ बोलते हैं। देश की हालत बद से बदतर हुई है।
कंजम्पशन घटा है और दूसरी चीजें हैं। और ये स्थितियां कब होती हैं? जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, तब हम कहते हैं नहीं नहीं चलो अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे और कोई चीज होगी। उस तरह की दशा हो। कर्ज में खरीदते हैं, अपने पीएफ से पैसा निकालते हैं और कहीं जहां कहीं हमारा जमा होता है वो निकालते हैं, हम अपने इंश्योरेंस वगैरह तोड़ते हैं और चीजें। आप देखिए इस दौर में पीएफ से भी पैसे निकाले गए, इंश्योरेंस भी तोड़े गए, तमाम किस्तें नहीं अदा की गई। इस तरह की सारी आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, लेकिन झूठ बोलने के लिए कुछ भी है। नौकरियों से निकाला जा रहा है। विप्रो जैसी बड़ी कंपनी अपने यहां लोगों की छटनी कर रही है। आप सोचिए, विप्रो एक अच्छी कंपनी होती थी जो नौकरी देने के मामले में मानी जाती थी कि रोजगार प्रदाता कंपनी के तौर पे देखा जाता था। आज स्थिति है विप्रो अपने यहां छटनी कर रहा। जब यह दशा हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक हालात बनते हैं। इन चिंताजनक स्थितियों में सरकार मूल मुद्दे से आपको भटकाने के लिए जो ड्रामे करती है और जिस तरीके से करती है वो सब हम देख रहे हैं। राजनीतिक ड्रामा हमने उसके लगातार देख रहे हैं जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली। इस समय राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुर्शिदाबाद से झारखंड में प्रवेश करने वाली है और झारखंड में प्रवेश करने के पहले मुर्शिदाबाद तक, वही मुर्शिदाबाद जो एक समय में देश की राजधानी भी रहा। तो आप समझ सकते हैं उस मुर्शिदाबाद से अब वो आगे बढ़ेगा और मुर्शिदाबाद में राहुल गांधी तमाम लोगों से मिले। वहां पर छोटे छोटे चैनल चलाने वाले उन लोगों से भी मिले जिनसे हमारे देश की सत्ता नहीं मिलती। हमारी सत्ता मिलती है बड़े बड़े अदानी अंबानी से, अरुण पुरी से और न जाने किन से, रजत शर्मा से और सबसे। वो नहीं मिलती है इन लोगों से, लेकिन राहुल गांधी इनसे मिल रहे और वो उनको कह रहे हैं कि आप वही करिए जो सच्चा हो, आप ना हमारे पक्ष में करिए ना उसके करिए। आप सोचिए, यह सिखाने वाला नेता है। इसीलिए राहुल गांधी तो राहुल गांधी लगातार तमाम सच बताते रहे हैं। आपको मैंने कल पेटीएम वाला भी सच बताया कि कैसे राहुल गांधी ने 2016 में ही बताया था, लेकिन हमारे देश में जो फ्रॉड चलता है वो चला ही रहा। तो ऐसी स्थिति के बाद अब आते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश करने जा रही है। झारखंड में प्रवेश करने के पहले उसको डिरेल करने के लिए इतना कुछ किया गया कि किस तरीके से उसे खत्म किया जाए, किस तरीके से उसको लेकर के पूरी साजिश रची गई। और उसी कड़ी में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। सोचा गया था कि वो तोड़ लेंगे, विधायकों को खरीद लेंगे, लेकिन विधायक हैं कि वो अड़े हुए हैं और 43 विधायक तो सामने खड़े हैं, बाकी 4 पीछे भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन विधायकों को कैसे संरक्षित रखा जाए, इसका भी भरोसा आज खो चुके हैं। भले ही चंपाई सोरेन ने वो शपथ ले ली है और मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है झारखंड में कि वो अपने विधायकों को सुरक्षित रख सके। इसलिए उन्हें बाहर भेजना पड़ रहा है राज्य के। यह दशा है। जब यह दशा हो तो आप समझिए कि कौन सा राज कायम कर दिया है। इस देश के अंदर सरकारें गिराने और सब चीज करने के लिए क्या क्या हो रहा है। आज सदन में इन्हीं सारे विषयों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में बड़ा खुल के बोला, एक एक बात बोली और बताया कि किस तरीके से साजिशें रची जा रही। एक तरफ जहां भाजपा में एक मुख्यमंत्री शामिल कराया जाता है तो उसे तुरंत जो है शपथ दिला दी जाती है और फिर उसका तुरंत सदन में बहुमत साबित करने के लिए मौका दे दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के बाद चंपाई सोरेन को बड़ी मुश्किल से जब लड़ने भिड़ने और सारे सवाल उठाने के बाद, विधायकों की परेड कराने के बाद, तब कहीं मौका दिया जाता है। और जब मौका दिया जाता है तब क्या होता है?
कि मौका देने के बाद इतना सुरक्षित कर दिया जाता है, असुरक्षित कर दिया जाता है कि साहब आपके विधायक बचेंगे, बड़ी चिंता की विषय। तो यह स्थिति है, तत्काल उनका बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं दिया जाता है, बल्कि कहा जाता है 10 दिन। तो यह हालत हो तो हम आपके लिए समझना मुश्किल है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरह इस देश के अंदर हालात बनाए जा रहे हैं, तमाम दलितों, पिछड़ों, सब पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र को राजतंत्र बना दिया गया, और इस बात को राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो कहा था कि मैं पहली बार संसद में आई हूं, इस मुद्दे को भी लोकसभा में इस समय नेता जो प्रतिपक्ष, सेकेंड प्रतिपक्ष हैं, गौरव गोगोई, उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि आप बताइए इससे ज्यादा दुखद बात क्या होगी कि राष्ट्रपति, इतने दिन हो गए संसद चलते हुए, राष्ट्रपति को अब मौका मिल रहा है संसद में आने का। उन्हें तो सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि राजतंत्र चलने लगा है, इसलिए लोकतंत्र और संवैधानिक उसका मूल्य नहीं समझा जाता है। तमाम सारे सवाल खड़े किए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को और इस देश के आदिवासियों को सबको हक दिया था और सबको एक मौका हर जगह रोजगार का दिया था, उनकी प्राथमिकताएं तय की थी। लेकिन आपने क्या किया है? आपने सबको खत्म करने का काम किया है, और इस कारण से देश के तमाम, पहले तो पद नहीं भरे जा रहे हैं, लाखों लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, वहां भर्तियां नहीं हो रही हैं, और दूसरी तरफ जहां हक है उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का, उन लोगों को उनका हक के मुताबिक नियुक्तियां नहीं मिल रही, पद खाली पड़े हुए, और जहां हो रहे हैं उन्हें सामान्य वर्ग से भर दिया जाता है। तो इस तरह की साजिश हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी भले ही कहते हो कि वो पिछड़ी जात से हैं, लेकिन अपनी जात को पिछड़े में शामिल करने की साजिश भी उन्होंने रची थी, खुद ही करा था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और अब वो पिछड़ा तो बन गए, लेकिन पिछड़ों को न्याय के बजाय उनके साथ अन्याय कर, ये सारी बातें अन्याय का विषय है। और इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, और वो न्याय यात्रा मुर्शिदाबाद से जब झारखंड में प्रवेश कर रही है, उस वक्त वो वहां पर जब संबोधित करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि हर व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, या चाहे सामाजिक भागीदारी का विषय हो। सामाजिक भागीदारी में पिछड़ा वर्ग भी आता है, आदिवासी भी आता है, दलित भी आता है, और अल्पसंख्यक भी आता है। यानी सामाजिक ताने बाने को बने रखने की जरूरत है, और यदि हम ये नहीं बने रहने देंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमारे देश में यह ताना बाना बिगाड़ने के लिए बड़ी साजिशें होंगी, और इसी साजिशों का एक उदाहरण देता हूं। एक कथावाचक है रामभद्राचार्य, और वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और संघ के लिए वास्तव में काम करते हैं, धर्म से ज्यादा। तो वो कह रहे थे, जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा ड्रामा चल रहा था, उस समय यही कह रहे थे कि राम मंदिर बने, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राम मंदिर ही सबका इलाज कर देगा। अब आप एक चीज सोचिए, वो अस्पताल की जरूरत नहीं बता रहे थे। आज वो बीमार पड़े तो आगरा में एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। पूछिए कि आपको तो फिर जरूरत ही नहीं थी, आप तो तुरंत अयोध्या जाते या वहीं कहीं मंदिर में चले जाते। आगरा में तो बहुत सारे मंदिर हैं, वहां चले जाते, अपने आप ठीक हो जाते। आप तो कह रहे थे कोई जरूरत नहीं। यही आता है, पंडित नेहरू इसीलिए कहते थे कि मैं नवीन मंदिर बना रहा हूं। नवीन मंदिर क्या थे? इस देश में बड़े बड़े अस्पताल थे, एम्स जैसे, पीजीआई जैसे अस्पताल थे तमाम सारे,
जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों का, इसके अलावा हर जिले में, हर मंडल स्तर पे, हर जगह मेडिकल कॉलेज और सब कुछ बनाने का क्रम था। तो वो बनाने की सोच थी। इस देश में बांध बनाने की जरूरत थी जिससे सबको पानी मिले। इस देश में बिजली के कारखाने बनाने की जरूरत थी जिससे उद्योग धंधे और कामकाज चले, बच्चे पढ़ सके, रोशनी मिल सके। और इसके बाद में रोजगार के साधन के लिए तमाम सारे उद्योग खड़े करने थे। फसलों के साथ साथ फसलों को करने के लिए फर्टिलाइजर्स बनानी थी और बहुत कुछ करना था। अंतरिक्ष में जाने के लिए इसरो बनाना था, परमाणु के लिए काम करना था। तो आप सोचिए, उन्होंने हर क्षेत्र में इसके मंदिर बनाए जिनकी बदौलत आईआईटी, आईआईएम्स और एम्स के साथ साथ इन सब में जो हुए हमारे बच्चे निकले, वो पूरी दुनिया में आज स्थान पाए और उसी के कारण भारत को आज सम्मान मिलता है। तो यह अंतर होता है। इसलिए पढ़े लिखे और अनपढ़ का अंतर साफ दिखाई देता है। देश को जरूरत है आज न्याय की, नफरत की नहीं। तो आज राहुल गांधी उस नफरत को खत्म करने निकले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राहुल गांधी को खत्म करने में तुली है। अब यह देखना होगा कि आपको मंदिर की ज्यादा जरूरत है या अस्पताल की। जो बात तेजस्वी ने कही थी, अस्पताल ज्यादा जरूरी है, नेहरू ने वही बना के खड़े किए थे। तो इसलिए फैसला आपको करना है कि आपको कहां जाना है। जय हिंद।